हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र मौर्य, जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएससी कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के भाग ब के चैप्टर नंबर 1 की जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो हमने 5 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है, जिसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जीत सर चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो आएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है उसके बारे में। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जो विस्तारित जानकारी हम लेंगे वो लेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं के बारे में अगला चैप्टर होगा। जो अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके कंटिन्यू 51 तक चलने वाला चैप्टर होगा, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे, कर्तव्यों के बारे में हम समझेंगे क्या है, और नीति निर्देशक तत्व, तीनों चीजों के बारे में हम कंटिन्यू उस चैप्टर के अंदर बातें करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जो भारतीय संविधान की 6ठी विशेषता है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ अधिकार दिए जाने आवश्यक होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास से आप क्या समझ सर्वांगीण विकास की बात करें तो सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, नैतिक विकास है, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। अगर हमारे पास ये मौलिक अधिकार नहीं होते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं वो ही हमारे मूल या मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। तो ये हो गई हमारे मूल अधिकारों की डेफिनेशन। ठीक है ना? मूल अधिकारों की परिभाषा हो गई ये। अगर आप परिभाषा को याद करना चाहें तो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन। तो इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर दी है, क्योंकि विस्तारित जानकारी अगले चैप्टर में हम लेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो वो है भाग नंबर 3। आगे हम बात करें कि किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, वो है 12 से लेके 35 तक है। अगर आगे बात करें कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो वो है अमेरिका। आगे हम बात करें कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की बात करें, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो थे वो थे 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 7 कौन कौन से थे, 6 कैसे हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो विस्तारित जानकारी हम लेंगे। आगे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की जननी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको जो ब्रिटेन है उसको। तो ये भारतीय संविधान की जो मूल अधिकार है उसकी बेसिक जानकारी हुई। आगे बात समझे, ये भी आप ध्यान में रखें थोड़ा। अब हम बात करें कि वो हमारे जो मूल अधिकार हैं 7, वो कौन कौन से हैं, या कौन कौन से थे, या 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से 28 संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो है 29 से 30। 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अंतिम है वो है आपका अनुच्छेद 32। तो ये हुए आपके 6 अनुच्छेद। ध्यान रखना यहाँ पर
30 है। ठीक है, ये हमारे वो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में संविधान में जो दिए गए। नोट, यहां पर जो आपको एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। परंतु हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना रखते हुए उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो आपका है आर्टिकल 300 ए, यानी अनुच्छेद 300 ए में उसको एक वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया, एक संपत्ति रखने का कानूनी अधिकार हमें दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप ध्यान में रखें। उसके आगे अगर हम बात करें तो वो है मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में जा सकता है, न्यायपालिका की शरण ले सकता है। यहां पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है देश की स्वतंत्र न्यायपालिका को, और इस जिम्मेदारी को लेकर एमसी छागला ने अपना एक बहुत ही गजब का विचार प्रस्तुत किए। वो आगे मैंने इसमें लिखा भी है, और उसने जो विचार दिया बहुत गजब का विचार है। आगे जो हम बात करें वो है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो बहुत ही चर्चा में रहा है, पूरे देश में इसको लागू किया गया, यानी शिक्षा को एक हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा को भी एक हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है, यानी संविधान है अब शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार मानता है। तो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002, दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन वो संसद में जो विधेयक है वो संसद में लाया गया था, परंतु उसको जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 जो बिल लाया गया था उसको संसद में पारित कब किया था, जुलाई 2009 को। और संसद में पारित होने के बाद निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो प्रभाव में आया वो आया था 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान में रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, आपको ये पूछा जा सकता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है, संसद ने इसको कब पारित किया, देश में ये लागू कब हुआ। दूसरी बात इसमें ये जो मैंने एक ब्रैकेट बना के इसमें लिखा है वो ये लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। प्रारंभिक जो शिक्षा है उसी को ही मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अब इसको अगर नीचे हम थोड़ा सा और देखें तो इसमें दिया गया, क्योंकि विस्तारित जानकारी अगले चैप्टर में इसकी देखी जाएगी। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद तो हम नहीं कह सकते इसको, हम खंड कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 21 है उसका एक नया खंड बना दिया गया है, उस खंड का नाम है 21A। ये एक नया खंड बन चुका है, यहाँ पर 21 का एक नया क्या बन चुका है, खंड बन चुका है, यह है 21A, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने का इसमें अधिकार दिया गया है।
अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिकार में अब क्या किया गया है, अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़ा गया है 21A, और इस 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, और ये व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया है। ये जो मैं बता रहा था आपको, एमसी छागला का जो विचार था वो ये है कि जो हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी स्वतंत्र न्यायपालिका को दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर वो स्वतंत्र न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो इस व्यवस्था को लेकर एमसी छागला ने जो अपना विचार प्रस्तुत किया है वो विचार ये है कि एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकार की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर हर कोई सभ्य देश गर्व कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये कि हमें मौलिक अधिकार दिए ही नहीं गए, बल्कि मौलिक अधिकारों के हनन पर उसकी सुरक्षा की गारंटी भी भारतीय संविधान में हमें दी गई है। तो ये एमसी छागला का जो कथन है वो ध्यान में रखना, खास करके जो बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य भी अगले चैप्टर में आएंगे, इसकी एक संक्षिप्त में यहाँ जानकारी मैंने दी आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। यानी 42वां संविधान संशोधन करके और हमारे संविधान में कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि कर्तव्य जो थे वो भारतीय संविधान के मूल भाग में शामिल नहीं थे, यानी इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपको शायद पता होगा, मैंने शुरुआती जो वीडियो बनाया था, एक शुरुआती जो चैप्टर बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि उप अनुच्छेद ए बी सी ये जो खंड बनाए जाते हैं, अनुच्छेद का जो खंड आगे बनाया जाता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो खंड बनाया जाता है, तो इसी तरीके से 51 जो अनुच्छेद है उसका एक खंड बनाया गया है, अनुच्छेद 51 क, और उसमें ये कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वां जो संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में जो कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। ये ध्यान में रखें। यहाँ पे मूल संविधान में कर्तव्य है उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, और मूल संविधान के बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे जो मूल जो कर्तव्य हैं वो मूल कर्तव्य किस प्रकार से हैं, क्या नहीं है, वो तो आपको पहले से भी मैंने बता दिया कि अगले चैप्टर में हमें विस्तारित रूप से उसको देखेंगे। अब आगे हम बात करें कि अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि 11वां जो कर्तव्य है वो कौन सा जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, उसके तहत जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अब ध्यान रखिए इस बात का, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उसके जो संरक्षक हैं, उसका वो एक कर्तव्य बन गया है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो यहाँ माता पिता अभिभावक संरक्षक जो भी हैं उनके लिए ये एक कर्तव्य बन गया है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए बन गया है ये एक अधिकार। तो ध्यान में रखना
कर्तव्य हो गए अब 10 से 11, और 11वां कर्तव्य किसका बना है? उस 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनका यह कर्तव्य बन गया कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। ये इसमें दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावकों का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये 11वां इसमें कर्तव्य जोड़ दिया गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहले तो इसके एक दो जो बेसिक चीज हैं वो जान ले हमें। नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमारे देश के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। नीति निर्देशक तत्व भविष्य में बनने वाली जो सरकार होती है उन सरकारों का पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक का मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मैंने आर्टिकल बताए 36 से 51, कुछ ऐसे उसमें प्रावधान किए गए हैं जिन प्रावधानों को भविष्य में बनने वाली सरकारों को क्या करना होता है? पूरा करना होता है। यानी वो प्रावधान ही भविष्य में बनने वाली जो सरकारें होती हैं उनका पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं ये भविष्य में बनने वाली सरकार हैं उनके एक तरीके से कर्तव्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? भविष्य में बनने वाली सरकारों के कर्तव्य होते हैं, ये मान लीजिए आप। और इन कर्तव्यों का हर कोई भविष्य में बनने वाली सरकार क्या करती है? पालन करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन कर्तव्यों का पालन किए बगैर अगर हम भविष्य में सरकार बनाकर चलाना चाहते हैं तो सरकार चलाना संभव नहीं है। दूसरी बात, यहां पर मैं एक बात आपको यह बताना चाहूंगा कि नीति निर्देशक जो तत्व है, यानी संविधान में जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों को लागू करना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कर्तव्य हैं ये कर्तव्य हमारे संसाधनों पर निर्भर हैं। यानी भविष्य में बनने वाली जो सरकारें हैं उनके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों के लिए यानी नीति निर्देशक तत्वों के लिए हमारे पास संसाधन भी होने चाहिए। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कंपलसरी नहीं है और इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायपालिका की शरण में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये किस पर निर्भर है? ये संसाधनों पर निर्भर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम देखें कि हमारे साथ वाला एक जो बंदा है वो मतलब गाड़ी रखता है। वो क्या रखता है? गाड़ी रखता है। आप उसके क्या हैं? दोस्त हैं। ठीक है। आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं। आप भी क्या लेना चाहते हैं? गाड़ी लेना चाहते हैं। आप गाड़ी लेना चाहते जरूर हैं, परंतु आपको अपने जो अभिभावक हैं वो गाड़ी कब दिलाएंगे? जब आपके अभिभावकों के पास क्या होंगे? संसाधन होंगे गाड़ी दिलाने के। मान लीजिए आपके जो अभिभावक हैं उनके पास आपको गाड़ी छोड़ दीजिए, आपको एक बाइक दिलाने की भी मतलब क्षमता नहीं है, वो बाइक दिलाने में भी सक्षम नहीं है। तो क्या आप अपने अभिभावक के विपरीत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं? कतई नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके जो अभिभावक हैं उनके पास आपको गाड़ी दिलाने के लिए क्या नहीं है? पूंजी नहीं है। अगर आप न्यायपालिका में जाएंगे तो भी आपको वो गाड़ी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि पूंजी नहीं है, तो गाड़ी कहां से आएगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार के पास यहां संसाधन ही नहीं है तो वो इन नीति निर्देशक तत्वों को यानी अपने कर्तव्यों को पूरा कैसे
करेंगे। अगर हम न्यायपालिका में जाएंगे तो भी वो अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया है, यानी इसको लेकर हम कतई न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। हाँ, भविष्य में जो सरकार बनेगी वो इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन अपने आप करेगी। सीधी सी चीज है। क्यों करेगी? क्योंकि वो इनका पालन नहीं करेगी तो वो आगे कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए वो अपने आप इन नीति निर्देशक तत्वों का क्या करेगी? पालन करेगी। यही जो चीज है वो इसके अंदर लिखी गई है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये भाग 4 हो गया। अनुच्छेद इसके अंदर हो गए आपको बताए हुए मेरे 36 से लेके 51 हो गए। उसके बाद कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी जो सरकार बनेगी भविष्य में वो इनको लागू करने का पूरा पूरा क्या करेगी? प्रयास करेगी। सरकार को इनको क्रियान्वयन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य क्यों नहीं किया जा सकता? वही बात, अगर आपके माता पिता के पास गाड़ी दिलवाने के लिए पूंजी नहीं है तो आपको गाड़ी दिलाएंगे कहां से? अगर सरकार के पास क्या नहीं है, संसाधन नहीं है, तो वो इन कर्तव्यों को पूरा कैसे करेंगे? इन नीति निर्देशक तत्वों को वो लागू करेंगे कैसे? इसलिए न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा, यानी कोई भी भविष्य में बनने वाली सरकार इसकी क्या नहीं कर सकेगी? उपेक्षा यानी अनदेखी नहीं कर सकेगी। ये हुआ आपका नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर। आगे बात समझिए। अब हम बात करेंगे, अगली जो विशेषता है वो विशेषता हमारी है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है? समाजवाद क्या है? समाजवादी व्यवस्था का मास्य क्या होता है? समाजवाद का मतलब है, समाजवादी एक आर्थिक व्यवस्था है, ये एक आर्थिक विचारधारा है जो हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इसको कौन लेके आया था? यानी हमारे देश के किस व्यक्ति के विचारों पर यह आधारित व्यवस्था है? वो है नेहरू जी। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, यानी उन साधनों पर सरकारी नियंत्रण। अब देखो, वो सरकारी जो नियंत्रण है, वो सरकारी नियंत्रण इसमें न्यूनाधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, परंतु इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। किस चीज पर? किस चीज पर होता है? हमारे उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन करने वाले जो साधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। वो नियंत्रण उसमें भले ही कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु एक बात मैं यहां पर बता दूं, एक होती है आपकी साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर कठोर नियंत्रण होता है, परंतु समाजवादी व्यवस्था में इतना कठोर नियंत्रण नहीं होता है। अब हम भारत की बात करें कि भारत के अंदर क्या समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया? भारत के अंदर समाजवाद और उदारवादी पूंजीवाद के बीच का रास्ता निकालकर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहां पर यह हो गया कि उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है, हमारे जो महत्वपूर्ण साधन है, उत्पादन के महत्वपूर्ण जो साधन है, देश के लिए अति आवश्यक है, देश की सुरक्षा को लेकर वो अति आवश्यक है, उन पर सरकार का नियंत्रण है। देश के लिए अति महत्वपूर्ण जो उत्पादन के साधन है उस पर सरकारी नियंत्रण है। बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने निजी नियंत्रण को भी अपनाया है। तो समाजवाद का अर्थ होता है देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण। वो नियंत्रण कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने अभी अभी बताया, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश के महत्वपूर्ण साधनों पर सरकारी नियंत्रण है, बल्कि इसके साथ साथ हमने निजीकरण को भी अपनाया गया। अब यहाँ पर हम जो बात
जिस बात पर ध्यान देंगे वो है एक तो कि समाजवाद जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान की प्रस्तावना में वो नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये प्रयुक्त नहीं था जो आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रस्तावना में ये शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा देने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया है, यानी एक नई अर्थव्यवस्था को हमारे देश के अंदर अपनाने के उद्देश्य को लेकर इस शब्द को जोड़ा गया है। तो ये आपकी भारतीय संविधान की विशेषता हुई कंप्लीट कितनी? 3। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।